कोरोना पर सरकार और विपक्ष के बीच खाई बढ़ती जा रही है। 12 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना की दूसरी लहर से बनी परिस्थितियों के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। चिट्ठी में सरकार से सबके लिए वैक्सीन खरीदने से लेकर कृषि कानूनों को रद्द करने जैसी 9 मांगे की गई हैं, जिससे कोरोना से लड़ा जा सके। जो मांगे की गई है उनमें मुख्य तौर पर वैश्विक और घरेलू सभी स्रोतों से केंद्रीय तौर पर वैक्सीन खरीदने की सलाह दी गई है। पूरे देश में तुरंत सभी का मुफ्त टीकाकरण शुरू करने की बात है। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग लागू करें। बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपयों से वैक्सीन खरीदी जाए। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का निर्माण रुके और उस पैसे से ऑक्सीजन, वैक्सीन आदि खरीदे जाए। इसके अलावा चिट्ठी में कहा गया है कि पीएम केयर्स और निजी ट्रस्ट में जमा अघोषित पैसे का इस्तेमाल ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने में खर्च हो। सभी बेरोजगारों को हर महीने कम से कम 6,000 रुपए दिए जाएं। जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया जाए। कृषि कानूनों को रद्द कर अन्नदाताओं को महामारी का शिकार बनने से रोका जाए। चिट्ठी की 9 मांगों के साथ साथ इसकी भाषा ऐसी है कि राजनीतिक तूफान ना छिड़ना हो तो छिड़ जाए। चिट्ठी की शुरुआत ही इन आरोपों के साथ की गई है कि हमारे पहले के सुझावों को या तो नजरअंदाज किया गया या मानने से इनकार किया गया। चिट्ठी में लिखा गया है कि इससे सर्वनाश करने वाली मानवीय त्रासदी की परिस्थिति बनी। चिट्ठी में सीधा आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार की अनदेखी से देश इस दुखद स्थिति में पहुंचा। विपक्षी नेताओं की साझा चिट्ठी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए थे। नड्डा ने एक तरह से सोनिया के उस हमले का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने सीडब्ल्यूसी बैठक में कहा था कि सिस्टम नहीं फेल हुआ, सरकार फेल हुई। सोनिया ने चिट्ठी लिखकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था। विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाओं की सप्लाई का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पहली लहर के मुकाबले अब तिगुनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। हाई लेवल मीटिंग में रेमडेसिविर समेत अन्य दवाओं की मौजूदा उपलब्धता और उनके निर्माण को बढ़ाने पर भी बात हुई। पीएम ने कहा कि भारत का फार्मा सेक्टर काफी जीवंत है और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार उनसे संपर्क में है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को वेंटिलेटर्स के ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए ताकीद करने को कहा है। इस दौरान उन्होंने देश में कुछ स्थानों पर ब्लैक फंगस से संक्रमण मामले का भी संज्ञान लिया। अमरावती में जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करने वाले 4 अटेंडेंट और 2 सरकारी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा गिरोह 600 रुपए का रेमडेसिविर इंजेक्शन 12,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 10 इंजेक्शन के साथ 15 लाख का माल जब्त किया है। पुलिस की माने तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के जैसलमेर में एक पिता ने अपने बेटे की ही हत्या कर दी। मामला नाचनक पुलिस थाना क्षेत्र के आसकंदरा गांव का है। आरोपों के मुताबिक आरोपी की बहू और उसके बीच अवैध संबंध थे। दोनों ने मिलकर साजिश रची और आरोपी ने अपने बेटे को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पिता और आरोपी की बहू को गिरफ्तार कर लिया है। जांच की गई उसमें ये तथ्य सामने आया कि पार्ले जो मुकेश कुमार की पुत्रवधू है उसके और इसके आपस में अवैध संबंध थे, जिसको ये पीर गई थी उसी दिन बुलाया और नींबू की शिकंजी में नींद की गोलियां देके रात्रि को करंट देके हत्या करना जानकारी में आया। बुल्ढाना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यहां 2 कुख्यात बदमाशों को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी वांछित थे। दोनों पर आरोप है कि नकली सोना दिखाकर ये लोगों के साथ लूटपाट करते थे। पुलिस ने कॉम्बिंग करके इन्हें पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, नकली सोने के सिक्के, भाले, चाकू और बड़ी मात्रा में छुरियां बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।
झारखंड के धनबाद में दिन दहाड़े बाइक से आए बदमाशों ने व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला वसीपुर का है। बताया जा रहा है कि बदमाश नीली रंग की पल्सर से आए थे। बदमाशों ने व्यापारी के सीने में गोली मारी और फरार हो गए। व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उनकी जान जा चुकी थी। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा सेक्टर 49 थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को 175 किलोग्राम गांजा मिला है। बरामद हुए गांजे की कीमत 15 लाख रुपए है। आरोपियों के पास से एक ट्रक भी बरामद हुआ है। इनका एक साथी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को झड़प ने अब युद्ध का रूप ले लिया है। दोनों तरफ से लगातार रॉकेट हमले हो रहे हैं। गाजा में 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 इजरायली भी जान गंवा चुके हैं, जबकि दोनों तरफ से सैकड़ों लोग घायल हैं। इजरायल और हमास के बीच हिंसक झड़प बढ़ती जा रही है। वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में सारे इस्लामिक देश एकजुट हो गए हैं। 57 सदस्यीय इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी हिंसा पर चिंता जाहिर की है। अमेरिका में सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर हुए साइबर हमले से यहां ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया है। 6 साल में पहली बार यहां रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। शुक्रवार को साइबर अटैक की वजह से देश में तेल की आपूर्ति में जबरदस्त कमी आई है। पाइपलाइन पर हुआ ये हमला अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक है। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति और देश के फायर ब्रांड नेता महमूद अहमदीनेजाद चुनाव में फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पूर्व तेल मंत्री रुस्तम घासेमी ने भी अपनी उम्मीदवारी पेश की है। ईरान में 18 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। न्यूजीलैंड की संसद ने एक बार फिर माओरी पार्टी के नेता राविरी वैटिटी को संसद से बाहर कर दिया। इस बार उन्हें बहस के दौरान हाका डांस करने की वजह से स्पीकर ने बाहर कर दिया। इससे पहले उन्हें टेकनाई नहीं पहनने की वजह से संसद से बाहर जाना पड़ा था। फ्रांस में वैक्सीनेशन अभियान को धार देने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे और वहां लाभार्थियों को वैक्सीन लगाते हुए नजर आए। ओलिवियर वेरन पेशे से एक डॉक्टर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द पूरे देश का टीकाकरण कर दिया जाएगा। करीब 6 महीने के बाद पोप फ्रांसिस पहली बार जनता के बीच पहुंचे। इससे पहले वो वर्चुअली ही लोगों से मुलाकात कर रहे थे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से पोप फ्रांसिस ने खुद को लोगों से दूर रखा था और हर हफ्ते ऑनलाइन ही लोगों को संबोधित करते थे। बुधवार को पोप ने सेंट डेम्सो में लोगों से फिजिकली मुलाकात की। इराक में ईद से पहले 10 दिन का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ईद की छुट्टियों के दौरान संक्रमण के और बढ़ने का खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद इराकी क्राइसिस सेल ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, जो अगले 22 मई तक जारी रहेगा। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक इसकी चपेट में आकर 33,34,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 4 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 13 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में भी कामयाब हुए हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दौरान नोवाक जोकोविच अचानक अंपायर पर चिल्ला उठे। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को संभाला। दरअसल दूसरे सेट के दौरान बारिश तेज होने से स्थिति खराब हो गई थी और ऐसे में मौजूदा चैंपियन जोकोविच अपना आपा खो बैठे।